साथियों, जय कल्पामिर। कल्पामिर सक्सेस एकेडमी में आए हुए सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस जूम वेबिनार में आए हुए सभी नए साथियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हमारे आदरणीय, हमारे पूजनीय डॉक्टर आर.के. सिंह सर का मैं हार्दिक स्वागत और पूरे कल्पामिर परिवार की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन भी करती हूँ। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, क्योंकि हम सभी फील्ड में हैं और हम सब एक बात से बहुत अच्छे तरीके से परिचित भी हैं कि आज हम यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं। उसका कारण है साथियों, मधुमेह। हम सभी जानते हैं कि ये बीमारी आज की डेट में इतनी तेजी से भारत देश के अंदर फैल रहा है कि हर दूसरा तीसरा व्यक्ति इससे परेशान है। जिस घर में आप एंट्री लेंगे वहां पे एक दो पेशेंट आपको डायबिटीज का जरूर मिल जाएगा। वो क्यों हो रहा है? हमारा वातावरण, हमारा गलत खान पान, हमारी गलत एक्टिविटी, हमारे रूटीन में गड़बड़ी होना। हम अनाप शनाप चीजें खा लेते हैं बगैर सोचे समझे और हमें बीमारियां घेर लेती हैं। कारण कुछ और नहीं है साथियों, कारण यही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि हम सब एक बात जानते हैं कि लगातार एक बात को अगर वर्षों से कोई व्यक्ति बोल रहा है तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के वो बैठ जाती है। जैसे कि ये बैठ चुकी है कि डायबिटीज कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। आप किसी व्यक्ति से जाकर के बात करें और उनसे ये कहें कि डायबिटीज ठीक हो सकती है, तो हमें ऐसी नजरों से देखता है कि हमने पता नहीं कौन सा गलत शब्द का इस्तेमाल कर दिया। गलती उनकी नहीं है, गलती हमारे आसपास के वातावरण की है, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के वो बात बैठ चुकी है कि डायबिटीज कभी ठीक नहीं हो सकती है। आज इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए और डायबिटीज ठीक हो सकती है कैसे, क्या बदलाव करने हैं, क्या रूटीन फॉलो करने हैं, क्या हमें खाना पीना चाहिए, कैसे हमें अपने दिनचर्या में बदलाव लाना चाहिए, हमारे आदरणीय आर.के. सिंह सर ने इस बात को साबित किया है कि डायबिटीज को कंट्रोल ही नहीं बल्कि ठीक किया जा सकता है। साथियों, ये महज कुछ समय की मेहनत नहीं है, ये उनकी वर्षों की तपस्या है, कई सालों की मेहनत है उनकी। कई सारी चीजों से वो गुजरे भी हैं, जो आज हम सभी के लिए निस्वार्थ भाव और निःशुल्क सेवा हमें दे रहे हैं। ये वाकई में हमें बहुत गर्व होता है कभी कभी कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी ऐसे महान हस्ती से मैं जुड़ूंगी और हमें समाज को एक नई दिशा मिलेगा और मैं मधुमेह मुक्त समाज का एक हिस्सा बनूंगी। मुझे बहुत खुशी होती है जब एक व्यक्ति ये बोलता है कि मैडम आपने ये प्रोडक्ट दिया और मैं ठीक हो गया। आज विशाल जी की शुरुआत में ये सर ने वीडियो चलाई थी, वो ठीक हुए। आपको अंदाजा नहीं है उतनी खुशी जितनी मुझे हुई थी शायद जीवन में मुझे नहीं हुई, क्योंकि मुझे ये लगा कि मैंने ठीक किया, हमारे प्रोडक्ट ने ठीक किया। किसकी बदौलत? आज हमारे आदरणीय डॉक्टर आर.के. सिंह जी की बदौलत। उनके मार्गदर्शन में हम सब सीख रहे हैं और हम सब आगे बढ़ रहे हैं। तो आज जितने भी साथी इस मीटिंग प्रोग्राम में उपस्थित हैं, मैं उन सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी आज की मीटिंग में डायरी पेन के साथ जरूर बैठें, क्योंकि ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम छोटी छोटी बात को कई बार इग्नोर कर देते हैं और वही छोटी छोटी बात कई बार बड़े पैमाने का काम कर जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। तो आप सभी से आग्रह करूंगी, सभी डायरी पेन के साथ बैठे। जो महत्वपूर्ण जानकारियां आज हमें मधुमेह के बारे में आदरणीय डॉक्टर आर.के. सिंह सर जी के माध्यम से हमें मिलेगा, उसे अपनी डायरी में नोट करें, क्योंकि आज आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा जो हम कई बार ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं और हमें मिलता नहीं है, सेटिस्फेक्शन उत्तर हमें नहीं मिल पाता है। तो इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि जवाब कोई और व्यक्ति नहीं, बहुत महान हस्ती है। मैं इनकी जितने मेरे पास शब्द नहीं होते हैं, जितनी तारीफ करूं उतने कम है। मैं पूरे कल्पा में परिवार की तरफ से मैं उनका वापस धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से बहुत कीमती समय आज हमारे लिए निकाला है। तो पूरे कल्पा में परिवार की तरफ से मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करती हूँ। सर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। हमारे कल्पामित परिवार के जितने भी सदस्य आज उपस्थित हैं और जो किसी अपरिहार्य कारणों से उपस्थित नहीं है, उन सब लोगों को मैं नमन करता हूँ। और जो ये अभियान आगे बढ़ रहा है, आपने सही बताया कि शुरुआती दौर में हमने अकेला इसे लेके चला था, पर जो सिद्धि है वो सिद्धि तक पहुंचाने का काम हमारे कल्पामित परिवार के सदस्यों ने किया है।
हम सदैव उनके आभारी रहेंगे, हृदय से आभार। कल्पामित के मैनेजमेंट की दूरदृष्टि, यूजुअली जब हम बिजनेस में आते हैं, हम व्यवसाय में आते हैं, तो सामाजिक कार्य को उसमें समाहित नहीं करते हैं। लोगों का केवल मकसद होता है कि हम 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 कैसे करें। पर हमारे आदरणीय मैनेजिंग डायरेक्टर सुतेश जी एक दूरदृष्टा है, एक स्वप्न दृष्टा है। उन्होंने व्यवसाय के साथ साथ तो इस सामाजिक मुहिम, एक सामाजिक अभियान कि स्वस्थ जीवन कैसे जी सकते हैं, मधुमेह मुक्त जीवन कैसे जी सकते हैं, इसको आगे बढ़ाने की केवल हम लोगों को अनुमति नहीं मिला, पर हर पग पे, हर कदम पे, जैसे दूसरे अभियान को आगे बढ़ाते हैं बिजनेस का, वैसे इसको आगे बढ़ाते रहते हैं। कल्पामित मैनेजमेंट के सारे सदस्यों को नमन और हृदय से आभार। आज हमारा जो कार्यक्रम है वो है मधुमेह मुक्त समाज बनाना। कल्पामित का जो पंच लाइन है, पहले उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम मधुमेह पे चर्चा करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम बहुत भाग्यशाली प्राणी हैं, भाग्यशाली जीव हैं। आप देखेंगे तो इस धरती पे कितने जीव हैं, पर हम उसमें भाग्यशाली हैं कि सनातन का जो आधार है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उस आधार को हम लोग यहाँ पे जी रहे हैं। केवल हम लोग इसका पठन नहीं करते, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इसे जी रहे हैं। लोगों को रोजगार देके, रोजगार के लिए उनको प्रेरित करना, उन्हें सक्षम करना, देने वाला कोई और होता है। मेरे शब्द गलत निकल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर ने हमें चुना है इस उत्कृष्ट कार्य के लिए कि डायबिटीज इतनी तेजी से बढ़ रही है, मधुमेह इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो आप अपने समर्पण के द्वारा, आप अपने संकल्प के द्वारा एक ज्ञान का अर्जन कीजिए, एक साधना के द्वारा, और उस अर्जित ज्ञान को, उस अर्जित शिक्षा को, उस अर्जित संदेश को हमें जन जन तक पहुंचाना है। हमें, मेरा ऐसा, मैं बार बार आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि जो लोग सामाजिक कार्य करते हैं, उनके पास हमेशा एक झोला होना चाहिए, थैला होना चाहिए, जिसमें प्रशंसा हो, उसको भी विनम्रता के साथ रख लें, उसमें आलोचना हो, उसको भी विनम्रता के साथ रख दें। यदि कोई विवेचना करता है, तो उस विवेचना को भी जो है सो विनम्रता के साथ उस झोली में, उस थैला में डाल दे, और हम आगे बढ़े। क्योंकि धीरे 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 आप सब लोगों को 2, 4, 5, 10 रिजल्ट मिल चुका है, और जब रिजल्ट मिल चुका है तो कहा जाता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरी है। हमें आगे बढ़ना है, प्रोवाइडेड कि ये मार के साथ कुछ चीजों को हमें अपनाना पड़ता है। मैं उस पर अभी चर्चा करूंगा। तो आज का हमारा विषय है, क्या हम मधुमेह मुक्त जीवन जी सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। हमारा जवाब है जी, हम जी सकते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमारा अधिकार नहीं, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम मधुमेह मुक्त जीवन जिए, और आपके इस मौलिक अधिकार को आपको पुनः प्राप्त हो, जिसे आपने खो दिया है वो पुनः प्राप्त हो, उसके लिए हमारा कल्पामित का जो विराट परिवार है वो समर्पित है। ठीक उसी प्रकार से समर्पित है जैसे हम समर्पित हैं। मेरे अंतःकरण में आप देखेंगे, मेरे मन में, मेरे विचार में, मेरे वाणी में, मेरे कर्म में, मैं डायबिटीज के बियॉन्ड कुछ सोच ही नहीं पाता हूँ। हमारे जो सारा इकोसिस्टम है, हमारे आजू में, बाजू में, आगे पीछे, जैसा मैं बताया, अंतःकरण, अंतःकरण में एक ही चीज है कि कैसे लोग मधुमेह मुक्त जीवन जिए, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो जिस प्रकार से हम सोचते थे, आज के दिन में हमारा कल्पामित परिवार के ज्यादा से ज्यादा सदस्य इस सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये एक कारण है कि हमारा अभियान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और अभी जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोग अपने परिवार में एक डायबिटिक एडवाइजर का कोर्स चला रहे हैं, जहाँ पे सर्टेन कोर्स अटेंड करते हैं और फिर उनको हम लोग
डायबिटिक एडवाइजर से बुलाते हैं, जो ऑलमोस्ट उतना ही सक्षम होते हैं डायबिटीज के बारे में जितना कि डॉक्टर आर के सिंह जी है। अब हमें समझना पड़ेगा कि डायबिटीज होता क्या है। तभी हम, जब तक हम समस्या को न समझेंगे तो हम समाधान को ढूंढ नहीं पाएंगे। यदि हमने समस्या को समझ लिया तो समाधान ढूंढना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो हमें पहले यहाँ पे समझना है कि डायबिटीज होता क्या है। हमारे शरीर में आप देखेंगे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ या मैं जीवित हूँ, कहता है लोग कि इनका प्राण चल रहा है। तो जो प्राण चल रहा है वो ऊर्जा के आधार पे चल रहा है। मतलब हमारे शरीर को जो सबसे ज्यादा जरूरत कोई चीज है वो है ऊर्जा। और आप देखेंगे कि पूरा ब्रह्मांड भी ऊर्जा से संचालित हो रहा है, और हम और आप इस ब्रह्मांड की इकाई हैं। तो हमारा शरीर भी ऊर्जा से संचालित हो रहा है। चाहे आप आंतरिक अंग की बात कर लें या बाह्य अंग की बात कर लें, जैसे मेरा हाथ का हिलना, इसके लिए ऊर्जा की जरूरत है। और आंतरिक अंग में हम देख नहीं रहे, पर हमारे हार्ट को, किडनी को, लीवर को, लंग्स को, डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने के लिए, किडनी को काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। और उस ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है शुगर। हम जो खाना खाते हैं, पानी को छोड़ के, पानी को छोड़ के आपने कुछ भी खाया, कुछ भी पिया, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बोहाइड्रेट के अनेक रूप होते हैं, अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे फ्रुक्टोज के नाम से जाना जाता है, वो भी एक, इट्स ए काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज, इट्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सुक्रोज, लैक्टोज जो दूध में पाया जाता है, लैक्टोज, तो दैट्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आप देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का अलग अलग नाम है। फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है। तो नाम अलग है, पर पानी को छोड़ के हमने कुछ भी पिया, जैसे दूध हमने बताया, दूध में लैक्टोज है। आपने कुछ भी खाया, आपने कुछ भी पिया, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद शुगर बन जाता है। शुगर क्यों बनता है? शुगर इसलिए बनता है कि हमारे शरीर को जो ऊर्जा चाहिए उसका मुख्य स्रोत शुगर होता है। तो शुगर से ऊर्जा कैसे बनता है, फिर हम बाद में समझेंगे कि डायबिटीज किसे कहते हैं। तो शुगर का काम है ऊर्जा में परिवर्तित होना। और उसके ऊर्जा में परिवर्तित होने के लिए आप देखेंगे तो हमारे शरीर में, हमारे लीवर के ठीक पीछे एक छोटा सा अंग है, जिसमें हम लोग चर्चा नहीं करते। हम लोग किडनी की चर्चा करते हैं, हम लोग हार्ट की चर्चा करते हैं, हम लोग लीवर की चर्चा करते हैं, लंग्स की चर्चा करते हैं। पर पैनक्रियाज, स्वादुपिंड, एक छोटा सा है, पर ट्रांसफार्मर है, वो ट्रांसफार्मर का काम करता है। तो पैनक्रियाज हमारे शरीर में है। और पैनक्रियाज का फंक्शन आप देखेंगे तो दो भाग में बांटा गया है, एक एंडोक्राइन में है और एक एक्सोक्राइन है। अभी जो हम चर्चा करेंगे वो एंडोक्राइन की करेंगे, क्योंकि एंडोक्राइन के तहत बीटा सेल, अल्फा सेल, गामा सेल, डेल्टा सेल आता है। पर आज चर्चा का विषय रहेगा बीटा सेल। हमारे बीटा सेल का काम होता है इंसुलिन बनाने का। बीटा सेल का काम है इंसुलिन बनाने का। और जो खाना खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट शुगर में परिवर्तित हो गया है, वो शुगर जाके हमारे खून में घुल जाता है। क्योंकि आपके ध्यान में है कि ब्लड को लाइफ लाइन कहा गया है। ब्लड का ही काम है शुगर या न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन को सर्कुलेट करना, और जब जिस सेल्स को जरूरत है उसको पहुंचा देना। अब आप देखेंगे कि इंसुलिन का काम केवल और केवल है ब्लड से शुगर को सेल्स में पहुंचाने का। क्योंकि ऊर्जा सेल्स को चाहिए, हमारे शरीर की इकाई सेल्स है, तो ऊर्जा सेल्स को चाहिए। तो इंसुलिन का काम होता है ब्लड से शुगर को लेकर सेल्स में पहुंचाने का। अब आप देखेंगे कि सेल्स में शुगर के पहुंचने मात्र से शुगर ऊर्जा में तब्दील नहीं होता है। शुगर को टूटना पड़ेगा। जैसे हम और आप स्कूटर में पेट्रोल डाल देंगे, तो पेट्रोल के डाल देने से गाड़ी नहीं होती जब तक कि पेट्रोल जलेगा नहीं, जब तक पेट्रोल ब्रेक डाउन नहीं होगा। और पेट्रोल भी ब्रेक डाउन आपके इग्निशन के लिए, आपको मालूम है, ऑक्सीजन जरूरी है। बिना ऑक्सीजन का इग्निशन गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से प्राणवायु हमारे शरीर में नितांत आवश्यक है शुगर को टूटने के लिए। हमने प्राणवायु लिया जिससे ऑक्सीजन में हम, सॉरी, इंग्लिश में हम ऑक्सीजन कहते हैं, ये जाके खून में घुल जाता है। और खून का एक कंपोनेंट है, आरबीसी का एक कंपोनेंट है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का काम होता है हमारे ब्लड से ऑक्सीजन को लेकर सेल्स में पहुंचाता है। तो आप देखेंगे कि सेल्स में शुगर भी पहुंच गया और ऑक्सीजन भी पहुंच गया। अब ऑक्सीजन
शुगर को तोड़ेगा, जिसको कि हम लोग मेडिकल भाषा में मेटाबोलाइज कहते हैं। शुगर शैल बी मेटाबोलाइज्ड इनटू एनर्जी। अब शुगर टूटेगा और ऊर्जा में तब्दील होगा। और शुगर जब टूटता है तो चूंकि शुगर के 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो स्वाभाविक रूप से ये 3 चीजों में परिवर्तित होगा। पहला ऊर्जा में तब्दील होगा, दूसरा हाइड्रोजन पानी बनेगा, तीसरा कार्बन CO2, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। अब आपके ध्यान में आ गया कि हमारे शरीर में शुगर से ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। ये इंसुलिन और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। सॉरी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। इंसुलिन का काम होता है केवल शुगर को सेल्स में पहुंचाने का। अब किसी कारण से इंसुलिन का बनना कम जाता है। कारण क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे बाद में। किसी कारण से इंसुलिन का बनना कम गया या इंसुलिन की उपयोगिता, उसका उपयोग होना घट गया, तो दोनों परिस्थिति में ब्लड से शुगर सेल्स में नहीं पहुंचता है। और जब ब्लड से शुगर सेल्स में नहीं पहुंचता है तो स्वाभाविक तौर पे ब्लड में शुगर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ब्लड में जो कुछ शुगर बढ़ता है उसको हम डायबिटीज कहते हैं। पर यहाँ पे आज हम इस बात को समझने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि ब्लड में जो शुगर बढ़ रहा है वो तो डायबिटीज का महज प्रमाण है। परिणाम क्या है? परिणाम है कि हमारे शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए, हार्ट को, किडनी को, लीवर को, आंख को जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा नहीं मिल पा रही है। और जब इतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती है तो स्वाभाविक तौर से हमारा हार्ट, किडनी, लीवर धीरे 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 करके डैमेज होना शुरू हो जाता है। ये इसके लिए कहा जाता है कि डायबिटीज एक दीमक के रूप में है, टर्माइट के रूप में है, जो आपको बाहर से कुछ नहीं दिखेगा और अंदर से धीरे 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 खोखला करता है। क्यों? क्योंकि हमारे हार्ट को, किडनी को, लीवर को, लंग्स को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। और जब डायबिटीज होता है तो शुगर समुचित रूप से ऊर्जा में तब्दील नहीं हो पाता है, पर्याप्त रूप से ऊर्जा नहीं बन पाता है। और जब पर्याप्त रूप से ऊर्जा नहीं बनेगा तो जितने भी इंटरनल वाइटल ऑर्गन है, हार्ट, किडनी, लीवर, वो धीरे धीरे डैमेज होता है। अब पहला आता है कि इंसुलिन पर्याप्त रूप से नहीं बन पाता है, और दूसरा है कि इंसुलिन की उपयोग नहीं हो पाता है। तो पर्याप्त रूप से नहीं बन पाता, उसके पीछे कौन कौन सा कारण है? तो पर्याप्त रूप से इंसुलिन नहीं बन पाता है, रीजन तो एक ही है कि बीटा सेल का नंबर घटना शुरू हो गया, बीटा सेल मरना शुरू हो गया, बीटा सेल डीजेनरेट होना। कारण एक ही है इंसुलिन के नहीं बनने का, क्या? कि बीटा सेल डीजेनरेट होना शुरू हो गया। डीजेनरेट का मतलब है कि बीटा सेल मरना शुरू हो गया, बीटा सेल का नंबर घटना शुरू हो गया। हम क्यों घटता है उसके कई एक कारण है। इसमें पहला कारण आता है अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। यदि हमारे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता को हो तो ऐसा जीन हम में आएगा और उसके कारण भी हमारा बीटा सेल जो है सो घटना शुरू हो जाएगा, उसका नंबर घटना शुरू हो जाएगा। दूसरा है हमारे खाने में पोषक तत्व की कमी हो गई है। जो रोटी, चावल, दाल, सब्जी हम खाते हैं उस खाने में जो पोषक तत्व चाहिए, विशेषकर मैं नाम लेके बताऊंगा कि क्रोमियम, सिलेनियम, वैनेडियम, मैग्नीशियम, जिंक, ऐसे 27 पोषक तत्व हमारे पैनक्रियाज को हेल्दी करता है। पर ये 4-5 प्रोमिनेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जिसकी कमी के कारण जो है सो बीटा सेल डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है। तीसरा कारण है शारीरिक श्रम में कमी आना, शारीरिक श्रम में कमी आना। और चौथा है तनाव। तनाव के कारण, अच्छा तनाव से होता क्या है? तनाव से सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है कि हमारे शरीर में टॉक्सिन का लेवल बढ़ जाता है। जब भी आप तनाव लेंगे तो आपके शरीर में टॉक्सिन का लेवल बढ़ जाता है। तो टॉक्सिन, आप देखेंगे कि टॉक्सिन का लेवल केवल तनाव से ही नहीं बढ़ रहा है। आज के दिन में जो फल और सब्जी हम लोग खा रहे हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का छिड़काव हो रहा है, और वो साफ करने के बाद भी उसके ट्रेसेस रह जाते हैं। तो उसके कारण भी हमारे शरीर में टॉक्सिन पैदा होता है। तो एक तो तनाव के कारण पैदा होता है और एक जो फल और सब्जियां हम खा रहे हैं उसके कारण टॉक्सिन होता है। तो आप देखेंगे कि बीटा सेल जो डीजेनरेट हो रहा है उसके पहला कारण है जेनेटिक्स, दूसरा है शारीरिक श्रम में कमी आना, तीसरा कारण है भोजन में पोषक तत्व की कमी आना, और चौथा है तनाव। इनके कारण जो है सो हमारे शरीर में बीटा सेल डीजेनरेट होता है। अब आता है कि इंसुलिन की उपयोगिता क्यों घट रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं इंसुलिनोट्रॉपी। जो इंसुलिन का सही तरीके से निर्माण नहीं होता उसको हम लोग कहते हैं इंसुलिनोजेनिक, इंसुलिनोजेनिक।
और जो इंसुलिन प्रॉपर यूज नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं इंसुलिनोट्रोपिक। तो प्रॉपर यूज नहीं होता है, उसके पीछे भी कई एक कारण है, जिसमें पहला कारण है कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड लेवल का बढ़ जाना। दूसरा, हाइपर एसिडिटी। यदि एसिड एसिड का हमारे पेट में रहना नितांत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वो भोजन के पचने में मदद करता है, पर उसको पेट में रहना केवल है। हाइपर एसिडिटी में क्या होता है कि वो पेट से निकल के हमारे खून में आ जाता है, और जब खून में आता है तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी घट जाती है। तो आप देखेंगे तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी घटने के पीछे कारण है, पहला कोलेस्ट्रॉल, दूसरा हाइपर एसिडिटी, और तीसरा अगेन टॉक्सिन। टॉक्सिन लेवल से, इस तनाव के कारण जो टॉक्सिन बनता है, या दूसरा जो केमिकल सेक्रेट होते हैं, उसके कारण हमारी इंसुलिन की सेंसिटिविटी घट जाती है। अब इस दो के कारण डायबिटीज हमारे शरीर में बनना, डायबिटीज के रूप में पहचाना जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड में शुगर बढ़ना शुरू हो गया। अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि एक बार डायबिटीज हो गया तो जीवन भर डायबिटीज के साथ जीना पड़ेगा? मोटे तौर पे आप देखेंगे तो हम सब लोग को जब भी कोई परेशानी होती है तो हमें आयुर्वेद की याद नहीं आती है, हमें नेचुरोपैथ की याद नहीं आती है। हम लोग गुलामी करते हैं किसका? अंग्रेजों का। हमें याद आती है एलोपैथ का, हम भाग के जाते हैं एलोपैथ के पास। अब एलोपैथ में जो ही आप डॉक्टर साहब के यहाँ जाएंगे तो डॉक्टर साहब सामने से कहेंगे, अच्छा डायबिटीज हो गया, आप चिंता मत करना, ये दवा जीवन भर खाना पड़ेगा, और परहेज वगैरह पे इतना नहीं कहेंगे, कुछ बातें बताएंगे खाने पीने पे, पर डिटेल चर्चा नहीं करते। और फिर क्या कहेंगे कि डायबिटीज के साथ जीना आप सीख लीजिए, डायबिटीज के साथ जीना सीख लीजिए। क्यों? आप तो दवा दे रहे हैं, दवा देने का मतलब क्या होता है? आज यदि हमें कोई जख्म हुआ और हमने इस पे मलहम लगाया, तो महीना 2 महीना पे जख्म भर गया, उसको हम दवा कहते हैं। तो आप एक तरफ हमें दवा लिख के दे रहे हैं और दूसरी तरफ हमें सलाह क्या दे रहे हैं कि आप डायबिटीज के साथ जीना सीख लीजिए। क्यों? जब आप दवा दे रहे हैं तो हम डायबिटीज के साथ जीना क्यों सीखे? तो उसके पीछे रीजन है, दो शब्द को हमें समझना होगा। क्यों? जो क्यों है कि क्यों डायबिटीज के साथ जीना पड़ेगा, या हम डायबिटीज से मुक्त कैसे हो सकते हैं, तो उसके पीछे इस दो शब्द का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। एक का नाम है केमिकल, जो एलोपैथिक दवा में यूज होता है, उसको हम लोग केमिकल कहते हैं। और दूसरे का नाम है, जो हम लोग आयुर्वेदा में, सॉरी माफ करेंगे, जो हम लोग आयुर्वेदा में यूज करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फाइटोकेमिकल, PHYTO। अब आप कभी भी ध्यान रखेंगे कि जब वर्ड फाइटो आ जाता है, PHYTO, तो हम इस बात को मानते हैं कि इसमें जो भी तत्व है वो पौधा से लिया गया है, माँ प्रकृति से लिया गया है, उसको हम लोग फाइटो कहते हैं। तो ये दो केमिकल जो है सो हमें डायबिटीज के साथ जीना, रहने को विवश कर सकता है, या हमें डायबिटीज से मुक्त जीवन जीने में मदद कर सकता है। कौन सा वर्ड? केमिकल एंड फाइटोकेमिकल। अब देखिए, पहले हम एलोपैथ की बात करेंगे। एलोपैथ में उनका पूरा साइंस केमिकल पे डिपेंड होता है, केमिकल सॉल्ट पे डिपेंड होता है। अब आप देखेंगे कि जैसा हमने पहले ही आपको बताया था कि बीटा सेल को रीजनरेट करने के लिए, मतलब बीटा सेल को पुनर्जीवित करने के लिए, या बीटा सेल को स्वस्थ करने के लिए, जो बीटा सेल डैमेज हो गया है, इंजर्ड हो गया है, अनहेल्दी है, उसको स्वस्थ करने के लिए हमें 27 केमिकल या फाइटोकेमिकल की जरूरत है। कोई भी केमिकल या फाइटोकेमिकल। पर केमिकल के साथ एक लिमिटेशन आ जाता है कि केमिकल एक साथ आप 27 यूज करेंगे तो शायद बीटा सेल रीजनरेट हो जाए, पर हमारे दूसरे अंग को प्रभावित करना शुरू कर देगा, हार्ट, किडनी, लिवर को ज्यादा डैमेज करेगा। नतीजा हुआ कि लोगों ने एलोपैथ में इवेल्युएशन किया तो पता चला कि यदि हम बीटा सेल को रीजनरेट करने जाते हैं तो उससे जितना हमें लाभ होगा, उससे ज्यादा मानव शरीर को नुकसान पहुंचेगा। तो फिर उन्होंने हमें ये सिखाना, बजाय कि वो अपने लिमिटेशन को एडमिट करते, ईमानदारी से हमारे सामने आते और कहते कि ये हमारा लिमिटेशन है, उसके जगह हमें एजुकेट करना शुरू कर दिए कि डायबिटीज कंट्रोल होता है और हमें डायबिटीज के साथ जीना सीख लेना चाहिए, डायबिटीज के साथ जीना सीख लेना चाहिए। और उन्होंने इससे, इसके कारण कि डायबिटीज को कैसे हम कंट्रोल करेंगे, उसके लिए दो सॉल्ट का निर्माण किया, दो केमिकल का निर्माण किया। एक का नाम है ग्लिमिप्राइड और दूसरे का नाम है मेटफॉर्मिन। मोटे तौर पे डायबिटीज के जो दवा है वो आप देखेंगे कि ग्लिमिप्राइड और मेटफॉर्मिन के बीच में है। ग्लिमिप्राइड का काम होता है, जो बीटा सेल घट गया है या उसके कारण इंसुलिन का सही निर्माण नहीं हो रहा है, तो समाधान होना चाहिए बीटी इंसुलिन के नंबर को बढ़ाएं।
पर ग्लिमिप्राइड केवल और केवल जो बचा हुआ बीटा सेल है उसको स्टिमुलेट करता है, बचा हुआ बीटा सेल के नंबर को नहीं बढ़ाता है। दूसरा, जब बीटा सेल के नंबर को नहीं बढ़ाएगा तो स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे इंसुलिन का घटना शुरू होगा, और इंसुलिन जब घटेगा तो हमारा कभी भी डायबिटीज ठीक नहीं होगा, हमें डायबिटीज के साथ ही जीना पड़ेगा। और जो मेटफॉर्मिन है वो केवल और केवल कोलेस्ट्रोल पे काम करता है, जबकि अभी हमने आपको क्या बताया कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी घट रहा है, उसके पीछे केवल कोलेस्ट्रोल ही नहीं है, हाइपर एसिडिटी है और टॉक्सिन लेवल भी है। तो वहां पे भी एलोपैथ कहीं ना कहीं पार्शियली इतना लाभान्वित नहीं हो रहा है। और जब इतना लाभान्वित नहीं होगा मतलब शुगर ऊर्जा में तब्दील नहीं होगा, तो देखेंगे कि डायबिटीज कंट्रोल होने के बाद जितने भी डायबिटिक्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाता है, उनको कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाता है। उनको कौन सा कॉम्प्लिकेशंस आएगा? दवा ले रहे हैं उसके बाद भी काफ मसल्स में पेन रहेगा, बैक मसल्स में पेन रहेगा, शाम के समय सुस्ती रहेगी, रात में बाथरूम ज्यादा जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन आना शुरू हो जाएगा। ये सारा प्रॉब्लम उनको आना शुरू हो जाता है दवा के साथ भी। और एक समय आता है कि हार्ट, किडनी, लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है। अब देखिए एक केमिकल की बात है, हम आते हैं फाइटोकेमिकल पे, क्योंकि बेसिकली हम एक नेचुरोपैथ डॉक्टर है और हमारा जो अध्ययन है, हमने जो स्टडी किया है वो पूरा के पूरा प्रकृति पे किया है। मतलब आप देखेंगे तो हम भाग्यशाली हैं। आज भी मैं बताऊं कि आज दिन में लखनऊ में कुछ इंटरनेशनल सेमिनार चल रहा था डायबिटीज पे, जहाँ पे कि मैं एक 5-10 मिनट में भी बात किया था। तो उसमें हमने इस बात को उद्धृत किया कि आप देखें कि WHO पे इतना खर्च हो रहा है, फिर भी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो सिरमौर है, इनका चौकीदार बन के बैठा है पूरी दुनिया में एलोपैथ का, उनके ऊपर इतना बजट खर्च हो रहा है, उसके बाद भी उनका मानना है कि बीटा सेल रीजनरेट नहीं होता है। पर हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि भारत देश जन्म लिए जहाँ पे माँ प्रकृति के गोद में हमारी पढ़ाई हुई है, माँ प्रकृति के गोद से हमने एक्सट्रैक्ट किया है, और उसमें इतनी क्षमता है कि उसकी क्षमता के बारे में हम सुनेंगे तो हम हतप्रभ रह जाते हैं। तो हम सौभाग्यशाली हैं, और हमने करीब करीब 2.5 से 3 साल तक इस पे करीब करीब 150 मेडिसिनल प्लांट्स पे स्टडी किए, और बाद में 3 मेडिसिनल प्लांट्स को हमने आइडेंटिफाई किया, केवल 3 मेडिसिनल प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया। एक मेडिसिनल प्लांट्स है स्टीविया रिबोडियाना, दूसरा नाइजेला सेटिवा, और तीसरा सौरोपा सेंट्रोगाइनस। इन तीनों का एक्सट्रैक्ट निकाला गया, मतलब माँ पौधा से हम लोगों ने उसके जो धर्म गुण है, जो इंपॉर्टेंट धर्म गुण है, इन तीनों पौधा का सर्व धर्म, उनके धर्म गुण को हमने एक्सट्रैक्ट किया, और जो एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है उसको फाइटोकेमिकल कहा जाता है। अब वहां पे केमिकल की बात हो रही थी, हम यहाँ पे फाइटोकेमिकल की बात करेंगे। और फाइटोकेमिकल के बारे में मैं बताऊं कि आप 27 नहीं, आप 50 यूज कर ले, आप 100 फाइटोकेमिकल्स आपस में यूज कर ले। केवल रिसर्च का एक विषय और रहता है कि जैसे मानव मानव आपस में उनके मित्र होते हैं, या एक होता है अजनबी, कि अजनबी के साथ हम खुल के बात नहीं करते, ठीक उसी प्रकार से पौधा के लिए भी सिनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक होता है। मतलब पौधा का भी यदि वो आपस में सिनर्जिस्टिक हैं तो उनके धर्म गुण आपस में आराम से मिल जाते हैं। पर यदि पौधा एक दूसरे पौधे के स्पीशीज से एंटागोनिस्टिक रहेगा तो उसके धर्म गुण इतना आसानी से नहीं मिलता है, मिल जाता है पर इतना आसानी से नहीं मिलता है। ये भी एक रिसर्च का विषय होता है। तो हम लोगों ने पहले ये देखा कि कौन से पौधे में कौन कौन सा फाइटोकेमिकल्स है जो हमारे पैनक्रियाज के लिए जरूरत है। उसके बाद हमने इस बात का भी शोध किया कि पौधा आपस में सिनर्जिस्टिक है या नहीं है, और सिनर्जिस्टिक होने के बाद इन 3 पौधों को आइडेंटिफाई किया और उससे फाइटोकेमिकल्स निकाले, जिसमें करीब करीब 27 फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे पैनक्रियाज को हमारे बीटा सेल को रीजनरेट करता है, रीजुविनेट करता है। अभी मैं आपको बताऊं कि अभी 3 दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले, एक सज्जन है, उनको लाडा लाडा डायबिटीज का एक रूप है जिसको कहा जाता है, या तो डायबिटीज कहा जाता है टाइप 1 या टाइप 2, पर लाडा को कहा जाता है टाइप 1.5, 1.5 कहा जाता है। उसमें भी बीटा सेल बढ़ना तेजी से शुरू हो जाता है, और डॉक्टर कहते हैं कि बीटा सेल रीजनरेट नहीं होगा। तो आज से 3 महीना पहले हमने उनको EMR दिया था, तो उस समय हम उनका पैनक्रियाज का फंक्शन का रिपोर्ट निकलवाए थे, और पैनक्रियाज के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं सी पेप्टाइड से मापा जाता है, सी पेप्टाइड के टेस्ट से।
तो उस समय उनका टेस्ट आया था सी पेप्टाइड में 1.33, और आज 3 महीने के बाद हमने पुनः उनको कहा, उन्होंने बोला कि साहब कैसे पता चलेगा कि हमें बेनिफिट हुआ कि नहीं, या आप जो कहते हैं बीटा सेल रीजनरेट होता है वो रीजनरेट हुआ या नहीं, कैसे पता चलेगा। हमने बताया कि ये आपका रिपोर्ट था, अब 3 महीना हो चुका है, आप दूसरा रिपोर्ट निकाल लीजिए। 3 महीना पहले उनका पैनक्रियाज का फंक्शन था 1.33, और आज के दिन में 3 महीने के बाद उनका फंक्शन है 1.50, जबकि येलोपैथ में 1.34 भी नहीं होता है। आप येलोपैथ का दवा खाएंगे तो 1.30 से 1.50 1.33 था, 1.33 से 1.50 तो जाने दे, 1.34 नहीं होगा, और आप मुझसे पूछेंगे तो 1.32 होगा, मतलब वहां पे धीरे धीरे घटेगा, जबकि यहाँ पे क्या हुआ, 1.33 से बढ़ के 1.55 हुआ। ये जो 1.55 बढ़ना हुआ, वो इस बात का प्रमाण है कि बीटा सेल रीजेनरेट हुआ है, बीटा सेल रीजुवनेट हुआ है। तो आप देखेंगे कि हमने जो जो उत्पाद बनाया, हर्बल उत्पाद, उसका नाम ही है एनर्जी मैनेजमेंट रेगुलेटर। नाम से ही आपके ध्यान में आएगा EMR, एनर्जी मैनेजमेंट रेगुलेटर, मतलब हमारे शरीर में एनर्जी को मैनेज जो करता है, शुगर को जो ऊर्जा में तब्दील करता है, वो सारे सिस्टम और सारे पार्ट पे उस वो प्रभावी रूप से काम करता है EMR। तो सबसे पहले EMR का काम होता है कि हमारे पैनक्रियाज को, अच्छा यहाँ पे मैं बीटा सेल बता रहा हूँ, पर यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि पैनक्रियाज इन टोटलिटी को वो स्वस्थ करता है। और पैनक्रियाज इन टोटलिटी का मतलब होता है इंडोक्राइन का फंक्शन इंप्रूव करना एंड एक्सोक्राइन का। इंडोक्राइन में ब्लड शुगर मैनेजमेंट आता है, एक्सोक्राइन में लीवर के साथ मिलकर भोजन के पचने में मदद होता है। इसके लिए आप देखेंगे कि जब तो लोगों का जो भोजन कॉन्स्टिपेशन है या पेट से संबंधित जो बीमारी है, उसमें भी काफी राहत मिलता है। केवल EMR से भी उसमें राहत मिलता है। क्यों? क्योंकि पैनक्रियाज के एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों पे काम करता है। अब देखिए एंडोक्राइन पे काम करने के कारण क्या हो रहा है कि बीटा सेल का नंबर बढ़ रहा है, तो पर्याप्त रूप से इंसुलिन बन रहा है। अब हम आते हैं कि इंसुलिन की उपयोगिता घट गई। अब एलोपैथ में जो मैं बताया मेटफॉर्मिन यूज होता है, मेटफॉर्मिन केवल और केवल कोलेस्ट्रॉल पे काम करता है। पर आपका EMR सबसे पहले टॉक्सिन टॉक्सिन पे काम करता है। हमारे ब्लड से टॉक्सिन, जो मैंने बताया कि टॉक्सिन के बढ़ जाने से इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो ये टॉक्सिन को बाहर निकालता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। दूसरा, कोलेस्ट्रोल को नॉर्मलाइज करता है। और तीसरा, हाइपर एसिडिटी जो मैं बताया, दैट हैज बिकम वन ऑफ द रीजन, तो हाइपर एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। तो आप देखेंगे कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। अब आप देखेंगे कि EMR के लेने से हमारे ब्लड से शुगर सेल्स में पहुंच रहा है। अच्छा, ये केवल पूरी दुनिया में जब ब्लड शुगर मैनेजमेंट की बात आती है, तो लोग केवल इंसुलिन पे बात करेंगे कि इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इंसुलिन की उपयोगिता बढ़ा कि नहीं बढ़ा। पर शुगर को ऊर्जा में तब्दील जो करता है वो ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन को पहुंचाता कौन है? हेमोग्लोबिन। और मोटे तौर पे यदि डायबिटीज आपको 2-3 साल हो जाएगा, तो 10 में 6 से 7% का हेमोग्लोबिन लेवल नीचे रहना शुरू हो जाता है। हमारा EMR हेमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाता है। तो आप देखेंगे कि ब्लड में शुगर को ऊर्जा में तब्दील करने के लिए जितने भी अंग या तंत्र प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं, सारे अंग या तंत्र पे EMR उतना ही प्रभावी रूप से काम कर रहा है। परिणाम स्वरूप अब हमारे ब्लड में शुगर पहुंचेगा, ब्लड से शुगर सेल्स में पहुंचेगा, और शुगर ऊर्जा में तब्दील होता है। जब ऊर्जा में तब्दील होता है, तो 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 15 महीने के बाद हम लोग कहते हैं कि अब इंसान डायबिटीज फ्री हो गया। तो डायबिटीज फ्री और डायबिटीज कंट्रोल में बेसिक अंतर क्या है? अब डायबिटीज कंट्रोल जो एलोपैथ हम दवा खाते हैं, और डायबिटीज फ्री, तो बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस है कि डायबिटीज कंट्रोल में हम दवा खा रहे होते हैं, उसके बावजूद हमें शारीरिक तकलीफ से गुजरना होता है। और शारीरिक तकलीफ को हमने 2 भागों में बांटा है। एक का नाम है प्रिलिमिनरी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन, शॉर्ट में हम लोग कहते हैं PDC, और दूसरे का नाम है ADC, एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन। अब PDC में क्या होता है, जो हमने पहले आपको बताया कि आपके काफ मसल्स में पेन रहेगा, बैक मसल्स में पेन रहेगा, शाम के समय सुस्ती रहेगी, रात में बाथरूम ज्यादा जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन आना शुरू हो जाएगा, और शारीरिक क्षमता धीरे धीरे काम करने का घटता जाएगा। इसको हम लोग PDC में क्या होगा,
कि डायबिटीज होने के 2 से 20 साल, किसी को 2 साल में, का 4 साल 5 साल में, अब धीरे धीरे करके उनका हार्ट डैमेज होगा, उनका किडनी डैमेज होगा, उनका लीवर डैमेज होगा, उनका लंग्स डैमेज होगा, उनसे आंख की देखने की क्षमता प्रभावित होगी, कान से सुनने की क्षमता प्रभावित होगी, और एक छोटा सा जख्म हो जाएगा पैर में, डायबिटिक फुट कहते हैं, गैग्रीन आ जाता है। और उस गैग्रीन का एलोपैथी में एक ही इलाज है कि उसको सर्जरी करके हटाया जाए। अच्छा, जब सर्जरी करेंगे तो यहाँ पे जख्म आएगा कि नहीं? यहाँ पे जख्म आएगा। ये जख्म नहीं भरेगा तो डॉक्टर साहब कहेंगे। आप देखिए कि कितनी त्रासदी से एक डायबिटिक पेशेंट को गुजरना पड़ता है। और डायबिटीज फ्री का मतलब क्या होता है कि जब हम ईएमआर का शुरू में जब ईएमआर का सेवन करेंगे, तो मेरी बातों का ध्यान दें। यदि आप एलोपैथ दवा ले रहे हैं, यदि आप होम्योपैथ दवा ले रहे हैं, आयुर्वेद का दवा ले रहे हैं, तो शुरू में आपको कंटिन्यू करना है। जो भी दवा ले रहे हैं उसको कंटिन्यू करना है। उसको कंटिन्यू करते हुए हमें ईएमआर का सेवन करना है। तो ईएमआर के सेवन करने से हम एक समय अंतराल में, जो हमने आपको बताया 6, 12, 18 महीने में, हम डायबिटीज फ्री होते हैं। और डायबिटीज फ्री होने का मतलब होता है 5 पैरामीटर्स को क्वालिफाई करना। जब 5 पैरामीटर्स को हम क्वालिफाई करते हैं, तब जाके हम कहते हैं कि इंसान डायबिटीज फ्री हुआ। तो 5 पैरामीटर्स में पहला पैरामीटर्स है कि ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रेंज में आना। और ब्लड शुगर लेवल का नॉर्मल रेंज कितना होता है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप जितने लोगों से मिलेंगे उतना उनका रेंज बताया जाएगा। पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि खाना खाने से पहले, मतलब नाश्ता से पहले, जिसको हम लोग कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर, और शॉर्ट में लिख देते हैं FBS, फास्टिंग ब्लड शुगर, 130 से नीचे होना चाहिए। 130 के नीचे होना चाहिए फास्टिंग ब्लड शुगर। और खाना खाने के बाद, जिसको हम लोग कहते हैं PPBS, पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर, खाना खाने के बाद 160 के नीचे या उसके आजू बाजू, 5% आजू बाजू में हो, तो हम उन्हें मधुमेह मुक्त कहते हैं। तो ये मार के लेने से, वहां एलोपैथ दवा लेने पे, दवा लेने के बावजूद लोगों का ब्लड शुगर, 10 में 8 लोगों का ब्लड शुगर बढ़ा रहता है। यहाँ पे जब आप ईएमआर लेना शुरू करेंगे, तो आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, 130 के नीचे आ जाएगा, 160 के नीचे आ जाएगा। दूसरा, समय के अंतराल के साथ, मेरी बात को गौर से सुनेंगे, समय के अंतराल के साथ धीरे 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 करके, एक समय के बाद एलोपैथ दवा या इंसुलिन का डोज बंद होगा। पर इंसुलिन पे ध्यान रखेंगे कि डायबिटीज टाइप 2 का इंसुलिन बंद होता है। किसका बंद होगा? डायबिटीज टाइप 2 का इंसुलिन धीरे धीरे करके बंद होगा, 100% बंद होगा। तो इसलिए पता करेंगे, यदि टाइप 1 होगा तो वहां पे हम कमिटमेंट नहीं करेंगे, वहां पे बंद हो भी सकता है, बंद नहीं भी हो सकता है, पर टाइप 2 का इंसुलिन बंद होगा। तीसरा, मोटे तौर पे आप देखेंगे कि जब शुगर बढ़ा रहता है, तो हमारे यूरिन से शुगर बाहर निकलता है। अब ये समझने वाली बात है कि ईश्वर ने शुगर को बनाया था ऊर्जा में तब्दील होने के लिए, पर वो यूरिन से बाहर निकलता है, मतलब शरीर को और नुकसान पहुंचाएगा। पर जब आप ये मान लेंगे, तो ये मान लेने के महीना 2 महीना के बाद ही यूरिन से शुगर बाहर निकलना बंद हो जाएगा। चौथा, हमने जो बताया कि पीडीसी होता है, कि आपके काफ मसल्स में दर्द होना, बैक मसल्स में दर्द होना, रात में बाथरूम ज्यादा जाना, कॉन्स्टिपेशन होना, थका थका सा रहना, इन सब चीजों में आपको 25 से 30% का राहत मिलेगा पहले महीने में। और 1 से 4 महीना जाते जाते ये जो पीडीसी है, उससे कंप्लीट निजात मिल जाएगा, प्रिलिमिनरी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन से निजात मिल जाएगा। ये चौथा हुआ। और पांचवा, आपकी शारीरिक क्षमता, जो हमने बताया था काम करने का धीरे धीरे घट रहा था, अब शारीरिक क्षमता आपका काम करने का अपने अपनी उम्र के हिसाब से वापस आएगा। तो 5 पैरामीटर्स है। पहला, हमारा शुगर लेवल का नॉर्मल रेंज में आना। दूसरा, धीरे धीरे करके एलोपैथी या इंसुलिन का बंद होना, इंसुलिन फिर से ध्यान रखेंगे टाइप 2 में। तीसरा, आपके यूरिन से जो शुगर बाहर निकल रहा था, वो निकलना बंद हो जाएगा, लीक होना बंद हो जाएगा। चौथा, आपका जो पीडीसी, प्रिलिमिनरी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस, काफ मसल्स में दर्द, बैक मसल्स में, उसमें कमी आएगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और पांचवा, हमारी शारीरिक क्षमता काम करने का पहले जैसा वापस आएगा। जब इस 5 पैरामीटर्स को हम अचीव करते हैं, तो उसे हम कहते हैं डायबिटीज फ्री। और ये हमारे ईएमआर हमें जीवन जीने में मदद करता है। और जब हम एक डायबिटीज फ्री लाइफ जीते हैं, तो मैं आपको बताऊं, हमें ये मालूम नहीं होता, हमें इस बात का एहसास नहीं होता, पर आपके ध्यान में मैं लाऊंगा, जो भी हमारे परिवार के सदस्य यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं, कि हमारा हार्ट, किडनी, लीवर, हमारे भगवान ने, हमारे अल्लाह ने, हमारे खुदा ने, हमारे ईश्वर ने इस प्रकार से उसको हमें नवाजा है, इंसान को इस प्रकार से नवाजा है कि
आपको पिछले 10 साल से डायबिटीज है, मेरी बात को गौर से सुनेंगे, क्योंकि ये पंच लाइन है। मुझसे आप पूछेंगे तो पूरे सेशन का मैं निचोड़ आपको बताने जा रहा हूँ कि पिछले 10 साल से हमें डायबिटीज था, और उस 10 साल के अंतराल में हमारा हार्ट, हमारा किडनी, हमारा लीवर धीरे 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 करके डैमेज हो रहा था। और डैमेज होके कहाँ पे पहुंच गया? 60% पे, 50% पे, 70% पे, हार्ट, किडनी, लीवर। पर हमारे, जैसा हमने बताया कि हमारे परवरदिगार ने हमारे इंटरनल ऑर्गन को इस प्रकार से बनाया है कि यदि आपके इंटरनल ऑर्गन को, जो वाइटल ऑर्गन है, दो कंडीशन है कि उसको सही से ऊर्जा मिल रहा है, उसको ऊर्जा समुचित रूप से मिल रहा है, पर्याप्त रूप से मिल रहा है, और दूसरा उसको पोषक तत्व मिल रहा है, उसको पोषक तत्व मिल रहा है, उसको ऊर्जा मिल रहा है, और तीसरा शरीर में टॉक्सिन ज्यादा जमा हुआ नहीं है। तीन कंडीशन है कि आपके शरीर में ज्यादा टॉक्सिन नहीं होना चाहिए, दूसरा आपके इंटरनल वाइटल ऑर्गन को पर्याप्त रूप से ऊर्जा मिल रहा है, पर्याप्त रूप से उसको पोषक तत्व मिल रहा है। तो जैसे हमने बीटा सेल के बारे में बताया कि पैनक्रियाज का बीटा सेल रीजनरेट होता है, ट्रस्ट मी, हार्ट के भी सेल्स रीजनरेट होंगे, किडनी के सेल्स रीजनरेट होंगे, लीवर के सेल्स रीजनरेट होंगे। तो जो पुराना सेल्स, बीमार सेल्स हो गया है, वो सारे वहां से निकल जाएंगे, और वहां पे नए सेल्स हो जाएंगे। जैसे कोई पौधा सूखने के कगार पे है, पर आप पुनः उसमें पानी, खाद देना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि अलग अलग उसमें ब्रांचेस, टहनियां निकलना शुरू हो जाएगा, पत्ता निकलना शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा कि पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया ये। ठीक उस प्रकार से हमारे परवरदिगार ने हमारे इंटरनल ऑर्गन को नवाजा है कि यदि उसे हम पोषक तत्व दे रहे हैं, हम उसे ऊर्जा दे रहे हैं, हम उसे टॉक्सिन फ्री माहौल में जिला रहे हैं। अब देखिए, ये मार तीनों पे काम कर रहा है। कैसे? हमने पहले ही बताया कि ये टॉक्सिन को फ्लश आउट करने में मदद करता है, और साथ में हमारा एक इसका प्रोडक्ट भी है क्लियोटॉक्स करके, हम उसको भी सजेस्ट करते हैं, तो हमें उसमें मदद करता है। दूसरा हमें मदद करता है कि शुगर ऊर्जा में तब्दील हो, और हमारे इंटरनल ऑर्गन को ऊर्जा मिलता रहे। और तीसरा जो हमने बताया कि पैनक्रियाज का दूसरा फंक्शन होता है एक्सोक्राइन, जो सर्टेन एंजाइम्स को निकालता है, और लीवर सर्टेन बाइल्स को निकालता है। तो ये लीवर और पैनक्रियाज आपस में मिलकर भोजन के पचने में मदद करते हैं। तो जो हम खाना खा रहे हैं वो समुचित रूप से पचेगा, वो अच्छा रूप से पचेगा, तो उसका जो पोषक तत्व है वो हमारे हार्ट, किडनी, लिवर को मिलता है। तो एक समय के बाद हमारा हार्ट, जो पिछले 10 साल में डैमेज हुआ है, वो पूर्णतया से ठीक हो जाता है, पुनर्जीवित हो जाता है। हार्ट पुनर्जीवित होता है, किडनी पुनर्जीवित होगा, लीवर पुनर्जीवित होगा। ये देखें, ये अपने आप में एक ऐसा कार्य है जो शायद मेरे समझाने के बाद भी बहुत सारे हमारे परिवार के सदस्य हैं जो इस तथ्य को समझ नहीं पाएंगे कि कैसे संभव है। पर जब हमें समझ में नहीं आता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने सीनियर की बात पे यकीन करना चाहिए। आप यकीन करें कि ऐसा होता है, एक इंसान का हार्ट, किडनी, लिवर। और ये कारण है कि हम सुबह और शाम, हम आज जो मैं आपको बताया, आप लोगों को मैं खुद पहले करता हूँ कि न मैं आलोचना का परवाह करता, न मैं तारीफ का परवाह करता, और न ही मैं विवेचना का परवाह करता। बस मुझे मालूम है, चूंकि मेरे पास साइंटिफिक रिपोर्ट है, अपनी रिसर्च पे मुझे भरोसा है, उसके आधार पे सतत रूप से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ईश्वर भी हमें नए नए रास्ते खोल रहे हैं कि हम समाज में कैसे जन जन तक पहुंचे, और लोगों तक पहुंचे। पर जैसा मैं बताया आपको कि ईएमआर के साथ हमें खाने पीने, सोने और शारीरिक श्रम, तो सबसे पहला जो आता है ईएमआर के साथ, वो आता है शारीरिक श्रम। यदि हमें हार्ट, किडनी, लीवर का प्रॉब्लम नहीं हो, तो सुबह में 45 मिनट कम से कम वॉकिंग करना चाहिए, और 40 से 45 मिनट, और शाम में, रात में खाना खाने के बाद एक 5 से 15 मिनट। पर रात में खाना खाने के बाद जो हम वॉकिंग करेंगे, वो आराम से करेंगे। यदि किसी का हार्ट, किन्हीं सज्जन का हार्ट, किडनी, लीवर का प्रॉब्लम होगा, तो एक 30 से 40 मिनट उनके लिए पर्याप्त है। पर रात में उनको 20 से 25 मिनट करना चाहिए। पर यदि हमें हार्ट, किडनी, लीवर का प्रॉब्लम नहीं है, तो सुबह में कम से कम 45 मिनट हमें वॉकिंग करना चाहिए, और रात में खाना खाने के बाद, जैसा मैं बताया, 5 से 15 मिनट, 20 मिनट, पर आराम से खाना खाने के बाद हमें आराम से वॉकिंग करना है। तो डायबिटीज के मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है हमारा शारीरिक श्रम। उसके बाद आता है भोजन। भोजन में हमें डायबिटीज है या नहीं, हमारा एक मकसद है कि लोग स्वस्थ जीवन जिए। तो 40 प्लस हमारा एज हो गया है, तो खाने का मूल मंत्र होता है
फाइबर प्लस न्यूट्रिशन, मतलब हमें ऐसा खाना खाना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा रेशा हो, फाइबर हो और उसमें पोषक तत्व हो। तो फाइबर और पोषक तत्व जो सबसे ज्यादा है वो है अंकुरित अनाज, फ्रूट्स और सलाद। तो हमारे खाने में हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे खाने में ज्यादा से ज्यादा अंकुरित अनाज होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन सलाद होना चाहिए और फ्रूट्स होना चाहिए। यदि दिन में आप बताएंगे तो मैं आपको रूपरेखा बता देता हूँ कि कैसे हमें खाना है। सुबह का शुरुआत हमें करना चाहिए या तो अंकुरित अनाज से या फ्रूट से। हमें रोटी चावल से बचना चाहिए। 10, 11, 12 बजे आप खाना खाएं, जिसे हम लंच कहते हैं। तो उसमें आप रोटी चावल दाल सब्जी खाएं, आप अपनी स्वेच्छा से खाएं। पर जितना खाना है उसका 1/3 भाग आप पहले ग्रीन सलाद खा ले, सलाद खा ले, थोड़ा सा पानी पीना है तो पानी पी ले, उसके बाद फिर आप अपना खाना खाएं। खाना खाने में हर प्रकार के सब्जी को खा सकते हैं। सीमित मात्रा में यदि खाना है तो आलू की सब्जी खाना है, उसमें आलू की सब्जी में संभव हो सके तो कुछ मिक्स कर दे, जैसे आलू परवल हो गया, आलू बैगन हो गया, आलू गोभी हो गया, तो मिक्स करके। पर आलू की सब्जी खाने पे हम रोक नहीं लगाते हैं, आप आलू की सब्जी खा सकते हैं। हाँ, आ, कौन सा सब्जी ज्यादा श्रेयस्कर है, तो 5 सब्जी हमारे लिए सबसे ज्यादा श्रेयस्कर है: बैगन, भिंडी, करेला, सहजन और गोबीज। गोबीज में कैबेज भी कह लें और कलीफ्लावर भी, दोनों हमारे लिए अच्छा है। तो ये सब्जी अच्छा है। चावल में हमें केवल इस बात का ध्यान रखना है कि चावल बनने के आधे घंटे के अंदर हमें खा लेना है, और चावल एक सीमित मात्रा में खाना है। सीमित का मतलब देखिए अंजलि होता है, जितना हमारे दोनों हाथ के मिलाने पे जल आ जाए उससे ज्यादा हमें चावल नहीं खाना है। पर जैसे हम पश्चिम बंगाल, उड़ीसा चले जाएंगे, साउथ में चले जाएंगे, मेरी बात को आप लोग अदरवाइज नहीं लेंगे, तो वहां पे मोटे तौर पे हम चावल ज्यादा खाते हैं। तो फिर चावल को कम कैसे करें? तो कम करने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका है कि हम ग्रीन सलाद को पहले खा लेंगे, तो ग्रीन सलाद जाके पेट को जो है ना काफी ब्लोट कर देता है, वो लगेगा कि हम भरे भरे। दूसरा, जितना आप चावल लें उसके डबल आप दाल ले लें और उसके डबल सब्जी ले लें। जितना चावल है उसके अनुपात में 2 गुना आप सब्जी और दाल ले लेंगे, तो चावल का अनुपात अपने आप घट जाएगा। 3 से 5 के बीच में आप या तो अंकुरित अनाज खाएं या फल खाएं, या मंचिंग करना है तो भुना हुआ चना, भुना हुआ रोस्टेड रोस्टेड चना या रोस्टेड मूंगफली आप खा सकते हैं। और रात में पहला हमारा आपसे निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके, जैसे मैं आपके साथ वेबिनार में बैठा हूं तो मैं अपना खाना खा के बैठा हूं आपके साथ, ये नहीं है कि वेबिनार खत्म होगा तो मैं खाना खाऊंगा। तो जो मैं करता हूं, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, जैसे वॉकिंग वगैरह के लिए मैं आप लोगों को 45 मिनट करता हूं, पर मुझसे आप पूछेंगे तो आई स्पेंड अराउंड 60 मिनट। सुबह में मुझे 60 मिनट चाहिए ही चाहिए ग्राउंड पे। और हम आपको वॉकिंग की बात करते हैं, आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा रहता है 3 किलोमीटर दौड़ना, 3 किलोमीटर वॉकिंग करना, 6 किलोमीटर का मेरा पैकेज रहता है। तो 3 किलोमीटर, जबकि मेरा उम्र करीब करीब 55 साल है। लोग अभी कल परसों एक मेरे पास मैसेज आया था, 32 साल का उम्र है, उनको डायबिटीज हो गया, और चलते कितना है, 2 से 3 किलोमीटर, 2 से 3 किलोमीटर चलते हैं। उम्र 32 साल है, और आप देखिए कि 55 साल का उम्र है, मुझे डायबिटीज ही नहीं है। उसके बावजूद मुझे डायबिटीज ना हो, चूंकि मैं ये आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ, तो उसके लिए आप लोगों के लिए मैं कहता हूँ 45 मिनट, तो मैं चलता हूँ 60 मिनट। 3 किलोमीटर्स मेरा रहता है वॉकिंग एंड 3 किलोमीटर्स जॉगिंग। उसी प्रकार से खाने में, जैसा रात में मैं बताया कि आप पहले खा लिया करें, मैं ऑलरेडी खा के बैठा हूं, अब मुझे खाना नहीं है। तो पहला होना चाहिए कि रात में हम कितना जल्दी खा लें, और रात के खाने में भी हमें पहले सलाद को खाना है। सलाद में आप देखेंगे तो रात में 2-3 चीजों का सलाद नहीं हमें खाना चाहिए, जैसे मूली। क्यों? क्योंकि मूली वात प्रधान है, उसमें वायु है, गैस बनेगा। और दूसरा कुकुम्बर, वो कफ प्रधान है, उसे कफ बनने की। तो रात में हमें कुकुम्बर और मूली नहीं खाना चाहिए। बाकी है। अच्छा, दिन के खाने में मैं बताऊं कि यदि संभव हो सके तो थोड़ा सा दही या छाछ, जिसको कि हम बटर मिल्क कहते हैं, छाछ, यदि ये मिले तो हमें दिन के खाने में प्रेफर करना चाहिए बटर मिल्क और दही का। दही आप देखेंगे कि स्किम्ड मिल्क का दही, और पुराना दही नहीं, ताजा दही और घर का दही है तभी खाएंगे, क्योंकि बाहर के दही में आपको मालूम नहीं है, उसमें वो लोग, आपको पता नहीं चलेगा, अपन चीनी डाल देते हैं। तो इसलिए घर पे बना हुआ दही हम खा सकते हैं। फलों में लोगों के मन में कई एक शंकाएं होता है, कई एक शंकाएं होते हैं कि फल को खाना है कि नहीं खाना है। हमें हर प्रकार के फल को खाना है। 5 प्रकार के फल ऐसे हैं जिसका सेवन एक आदर्श मात्रा में करना है, सीमित मात्रा में करना है: आम, केला, चीकू, सीताफल, अंगूर। आम, केला, चीकू,
सीताफल, अंगूर, सीताफल को हम लोग कस्टर्ड एप्पल कहते हैं, और चीकू को जो है सो सपोटा कहते हैं, छोटा छोटा आलू के जैसा होता है। तो इन फलों का सेवन हमें सीमित मात्रा में, मैं खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, आप आम खा सकते हैं, आप केला खा सकते हैं, पर केला एक से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। केला एकदम पका हुआ केला नहीं खाना चाहिए। उसी प्रकार से अंगूर, थोड़ा सा अंगूर हमें खाना चाहिए, पर हम एक बार में 100-200 ग्राम नहीं खाएंगे। अब आता है शारीरिक श्रम, खाना। उसके बाद आता है सुबह में 10 बार ओम का उच्चारण करना, और रात शाम के समय 10 बार ओम का उच्चारण करना। यदि हम ओम का उच्चारण नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो हमें ध्यान लगाने की प्रयास करना चाहिए, या उसे हमें आदत में शुमार करना चाहिए। उसके बाद आता है रात में 11 बजे के पहले सोना। क्योंकि सोना, आप देखेंगे तो ईश्वर ने सोने का प्रावधान केवल और केवल बॉडी को हील करने के लिए किया गया था। पर हम इंसान हर चीज का एक अपना मीनिंग निकाल लेते हैं। आज के दिन में इंसान इसलिए सोता है कि बॉडी को रेस्ट मिले। अब रेस्ट और हीलिंग में अंतर क्या है? जब आप रात में 11 बजे के पहले, मतलब माँ प्रकृति में जो घड़ी है और आपके शरीर में जो बायोलॉजिकल जैविक घड़ी है, ये जब आपस में मिलते हैं तो बॉडी हील करता है। और इस घड़ी को मिलाने के लिए रात में 11 बजे के पहले आपको सोना पड़ेगा। पर यदि रात के 11 बजे के बाद आप सोते हैं तो बॉडी रेस्ट करता है। तो रेस्ट करने से बॉडी को पर्याप्त लाभ नहीं मिलता है। तो इसलिए मेरा आप आग्रह है कि रात में 11 बजे के, हर हाल में महीने में कम से कम 20 दिन, 8-10 दिन चलिए, कुछ सोशल काम है, कुछ पारिवारिक काम है, या हमारा रूटीन ऐसा है, तो आप लेट हो सकते हैं, पर मोटे तौर पे रात के 11 बजे के पहले हम लोग को सो जाना चाहिए। तो यदि हम ईएमआर का सेवन करते हैं और ईएमआर के साथ इन चीजों को अपनाते हैं, तो मैं लिख के देने के लिए तैयार रहता हूँ। ईमानदारी पूर्वक यदि आपने किया तो मैं लिख के देता हूँ कि आप डायबिटीज फ्री लाइफ जिएंगे। लिख के, लोग मुंह से आपको आश्वासन नहीं दे सकता कि आप डायबिटीज फ्री लाइफ जिएंगे कि नहीं जिएंगे। और हम आपको लिख के देने के लिए तैयार हैं कि जो दवा चल रहा है उस दवा के चलते हुए शुरू में ये मार और जो। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊं कि पिछले कुछ समय में हम लोग इस पे सर्वे करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, और शरीर में कुछ ना कुछ परिवर्तन आते रहता है। तो हमने एक प्रोटोकॉल डेवलप किया है, और उस प्रोटोकॉल में डायबिटीज के मैनेजमेंट में ये मार के साथ हम लोगों ने कल्पीविटा को ऐड किया है, और साथ में विटामिन डी को, कि विटामिन डी यदि हम वीकली 60,000 यूनिट का लें और 3 महीने का कोर्स कर ले, तो विटामिन डी, ईएमआर, कल्पीविटा, और शुरू में हम टॉक्सिन ले, सॉरी, क्लियर टॉक्सिन ले लेते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि जितना चीज हमने किया, तो हम डायबिटीज फ्री लाइफ जिएंगे। और डायबिटीज फ्री लाइफ जीने का मतलब हुआ कि केवल आप डायबिटीज फ्री लाइफ नहीं जी रहे, इसके साथ साथ आप अपने हृदय को मजबूत कर रहे हैं, आप अपने हार्ट को स्वस्थ कर रहे हैं, अपनी किडनी को स्वस्थ कर रहे हैं, अपने लीवर को स्वस्थ कर रहे हैं, आंख की देखने की क्षमता आपका स्वस्थ हो रहा है, कान से सुनने की क्षमता स्वस्थ हो रहा है, और आपकी काम करने का, जैसे हमने बताया कि 55 साल का उम्र है फिर भी हम 15-16 साल 16 घंटा काम करते हैं, और कभी भी मेरे मुंह से आप ये नहीं सुनेंगे कि आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। दौड़ना भी, हमारा ट्रैवलिंग भी उतना ही रहता है, सेमिनार होता है, वेबिनार होता है, आपको ईमेल पे जवाब देना होता है, मोबाइल पे जवाब देना है, व्हाट्सएप पे जवाब देना है। पर सब कुछ देने के बाद मेरे मुंह से कभी आप ये नहीं सुनेंगे कि मैं थक गया हूँ। तो उसके पीछे दो दो तीन कारण है। एक तो मैं प्रयास करता हूँ कि मैं एक स्वस्थ जीवन जीऊँ। दूसरा होता है आप लोगों का शुभेच्छा। हमारे परिवार के सदस्य का हमें इतना स्नेह और इतनी शुभेच्छा मिलता है कि वो भी एक अपने आप में ऊर्जा का स्वरूप होता है। वो भी हमें मोटिवेट करता है जब लोग कहते हैं कि मेरा, जैसे मैं बताया कि अभी 3-4-5 दिन पहले हमने एक रिपोर्ट देखा कि उनका सी पेप्टाइड 1.33 और अभी बढ़ के 1.50 हो गया। मैं बहुत खुश हो गया, और उनको भी मैं बताया कि ये बहुत अच्छा संकेत देता है कि आने वाले समय में आपका इंसुलिन बंद होगा। नहीं तो जो मैं बताया लाडा टाइप 1, उसमें भी बंद नहीं होता है। अच्छा, दूसरा मैं बताऊं कि ईएमआर को कैसे लेना है। मोटे तौर पे ईएमआर 2 ml लेना है, और दिन में 2 बार लेना है। सुबह नाश्ते 2 ml या 30 ड्रॉप्स, बोले 30 ड्रॉप्स, 30 ड्रॉप्स लें या 2 ml लें। सुबह में नाश्ते से पहले गुनगुना पानी में लेना है, और रात में खाना खाने के बाद गुनगुना पानी लेना है। पर कुछ एक कंडीशंस है, मेरे हिसाब से 4 कंडीशन है, जिसमें ईएमआर को हमें 3 बार लेना है। कौन कौन सा कंडीशन है? पहला कंडीशन, यदि कोई इंसुलिन डिपेंडेंट है, इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहा है, तो उनको 3 बार देना है। दूसरा, यदि कोई पेशेंट किडनी का पेशेंट हो चुका है, मतलब उनका किटनाइन लेवल बढ़ गया है
और 3 से 4 तक पहुंच चुका है, तो वहां पे भी ईएमआर आपको, ईएमआर और किडनी की वगैरह देंगे तो आपको आसान भी अपेक्षित परिणाम मिलेगा, लाभ मिलेगा, और उनका क्रिएटिनिन लेवल घटेगा। तो वहां पे हमें ईएमआर को 3 बार देना, और किडनी के पेशेंट में जो पानी की मात्रा होगा वो बहुत ही सीमित होगा। केवल 1 कप पानी में, केवल 1 कप पानी में हम ईएमआर 2 ml 3 बार देंगे, सुबह नाश्ते से पहले, दिन में खाना खाने के बाद, रात में खाना खाने के बाद। तीसरा जो है वो है गैगरिन, जो मैंने बताया कि पैर में जख्म हो जाता है और डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसको तो कट करना पड़ेगा। मेरी बात भी आप यकीन करें, एक नहीं हजारों रिपोर्ट हमारे पास है कि अंतिम क्षण तक डॉक्टर साहब का ये है कि अब तो कल ऑपरेशन होगा। और ऐसे ऐसे जख्म हैं कि हम इतने दिनों से, मैं 2010 से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, आज 13 साल होने जा रहा है। 13 साल के बाद कुछ एक केस को मैं देखता हूँ तो आंख में पानी भर जाते हैं, इस तरह का जख्म। फिर भी हम अपने जो कल्पामित परिवार के सदस्य हैं उनको हम प्रेरित करते हैं कि नहीं आप करें, और हमें वहां पे लाभ मिला है, और 100% लाभ मिला है। तो वहां पे क्या करना होता है, गैगरिन पे 3 बार ईएमआर को देना है, और दिन में 2 से 3 बार इसी ईएमआर को लोकल एप्लीकेशन करना है, या तो स्प्रे से कराएं या कॉटन के द्वारा। तो ये तीसरा कंडीशन है। पहला है इंसुलिन डिपेंडेंट, दूसरा किडनी प्रॉब्लम, तीसरा यदि गैगरिन है, और चौथा यदि कोई पेशेंट आपके पास आता है कि एलोपैथ का दवा खा रहा है या दूसरी दवा खा रहा है, पर आज के दिन में उनका शुगर लेवल 200 प्लस है, आप चिंता मत करें, वहां पे उनको 3 बार कर दें। अच्छा, एक अभी आपसे बात करते हुए एक मैसेज आया कि हमने बताया कि टाइप 1 में बंद हो सकता है या बंद नहीं भी हो सकता है। तो एक सवाल आया कि वहां पे ईएमआर देना है कि नहीं देना है। तो 5 मिनट में टाइम लूंगा, 9 बज रहा है, पर फिर भी 5 मिनट टाइम लूंगा। टाइप 1 में भी हम ईएमआर को देंगे, और हमें फायदा वहां पे होगा। क्या क्या फायदा होगा वो मैं जल्दी में आपको गिना देता हूँ। पहला, उनका इंसुलिन का डोज 100% घटेगा, इंसुलिन की फ्रीक्वेंसी भी घटेगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि जहां पे वो 3 बार लेते हैं वो शायद 1 बार पे आ जाए, वो 2 बार पे आ जाए। तो इंसुलिन का डोज 100% घटेगा, इंसुलिन की फ्रीक्वेंसी भी घटेगी, पर इंसुलिन को हम अलग रख देते हैं। टाइप 1 के सिम्टम मैं बताता हूँ कि टाइप 1 में इंसुलिन लेने के बाद भी उनका शुगर लेवल फ्लक्चुएट करता है। कभी 200 है, कभी 60 पे आ जाता है। कहाँ 200 से सीधे 60, फिर बटके 140। और कहा जाता है कि इंसुलिन जितना फ्लक्चुएट करेगा आपके इंटरनल वाइटल ऑर्गन को डैमेज करेगा, हार्ट, किडनी, लीवर को डैमेज करेगा। तो पहला ये परेशानी आता है। दूसरा, इंसुलिन लेने के बाद भी उनका शुगर लेवल, अब इवन फास्टिंग ब्लड शुगर आप देखेंगे तो 150, 160, 170 रहता है। तीसरा, आप देखेंगे कि उनका इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। टाइप 1 वाले का इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होने का मतलब हुआ कि उनका इम्यूनिटी कम जाता है। और चौथा, उनकी ऊर्जा शक्ति कम रहता है। जैसे छोटे बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है और बच्चे आपस में खेल रहे हैं, तो आप दूर से बैठे देख के बता सकते हैं कि इस बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है। क्यों? क्योंकि बच्चा घंटा 2 घंटा खेलने के बाद वो थोड़ा देर रेस्ट करना चाहेगा। बाकी बच्चे को क्या होता है, वो खेलते रहेंगे जब तक उसके माता पिता पकड़ के ना ले आए कि नहीं अभी चलो खाने का टाइम है, अभी पढ़ने का टाइम है, वो खेलते रहेंगे। तो जब हम ईएमआर देना शुरू करते हैं तो इनको ये सारे बेनिफिट मिलता है। इंसुलिन का डोज घटेगा, इंसुलिन की फ्रिक्वेंसी तो घटेगा, सबसे बड़ी चीज उनका जो शुगर लेवल फ्लक्चुएट कर रहा है वो स्टेबलाइज हो जाएगा, जैसे आम आदमी का रहता है। 10 से 20 के बैंड में हम सब लोगों का जो है सो शुगर फ्लक्चुएट करता है, तो उनका भी 10 से 20 में आ जाएगा। जो मैं बताया 2 से 120 पे आ जाना, 60 पे आ जाना, वैसा नहीं होगा, अब उनका स्टेबलाइज हो गया। दूसरा, इंसुलिन लेने के बाद भी टाइप 1 के शुगर लेवल बढ़ा रहता है, तो उनका भी शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में आएगा। तीसरा, उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। चौथा, उनका एनर्जी लेवल भी आम बच्चों के जैसा हो जाएगा, जैसे आम बच्चे खेलते हैं वैसे वो खेल सकते हैं। तो टाइप 1 में भी हमें इसको देना है। अच्छा, चूंकि हम एलोपैथ दवा के इतने आदी हो जाते हैं कि लोगों के मन में होता है कि ईएमआर के कुछ साइड इफेक्ट है कि नहीं। तो चूंकि ईएमआर प्राकृतिक उत्पाद है, माँ प्रकृति के से इसको लाया गया है, तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। 0.001% साइड इफेक्ट नहीं होता है। पर कभी कभी लोग आपसे कहेंगे कि साहब मुझे, मेरा जब से मैं लेना शुरू किया हूँ मेरा यूरिन बढ़ गया है, मेरा स्टूल आई मीन टॉयलेट जाना बढ़ गया है। अब हमें समझना है कि जब हमने ये बताया कि ये मार टॉक्सिन को शरीर से निकालेगा, अब किसके शरीर में कितना टॉक्सिन है हमें पता नहीं है। यदि टॉक्सिन ज्यादा रहेगा तो टॉक्सिन उस अनुपात में निकलेगा। तो टॉक्सिन निकलेगा तो कहाँ से निकलेगा? मल और मूत्र के द्वारा ही निकलेगा। तो ये साइड इफेक्ट नहीं है, उसका इफेक्ट माना जाता है, ये उसका इफेक्ट है। फिर भी
यदि हमें ऐसा लगता है तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि जैसे हमने आपको बताया कि 2 ml लेना है या 30 ड्रॉप्स लेना है, तो उसको घटा के हम 15 ड्रॉप्स ले लेंगे। कभी कभी लोग आपको बताएंगे कि साहब हमने EMR लिया और मुझे तो गैस का प्रॉब्लम हो गया। EMR जो है ना, गैस है, हमने बताया कि पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन पे काम करता है, तो गैस और एसिडिटी पे काम करता है। पर आप ये देखें कि आपने लेना शुरू किया और आपको पहले से था, आपको ऐसा लग रहा है कि EMR के लेने से ऐसा हो गया, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, गैस और एसिडिटी में डोज घटाने की जगह पानी जितना हम गर्म करते हैं उसको थोड़ा सा और ज्यादा गर्म करेंगे। जितना मोटे तौर पे हम क्या बताएं कि गुनगुना पानी पीना, तो यहाँ पे पानी को थोड़ा सा और गर्म करेंगे और गर्म पानी में ही हम EMR को मिला देंगे। पीना है अपने हिसाब से कि जितना पीने लायक रहे उतना ही पीना है, लेकिन शुरू में उसको थोड़ा सा और ज्यादा पानी को उबाल देंगे। बजाय हम क्या बोलते हैं कि पानी को गुनगुना कीजिए, EMR को मिलाइए, पी लीजिए, यहाँ पे पानी को उबाल देना है। और जब पानी उबलता रहे उसी समय नीचे उतार के उसमें EMR को मिला दीजिए। पीने के लिए जब चाय के जैसा वो उसका तापमान नीचे आ जाए, जो आप पी सकते हैं, तो आप पिए। तो ये 2-3 चीज है, पर इसको हम लोग साइड इफेक्ट नहीं कहते, इसको हम लोग इफेक्ट कहते हैं। तो EMR का कोई इफेक्ट नहीं है। हमने जैसा बताया जो प्रोटोकॉल हम लोग डेवलप किए हैं, EMR, कल्पीविटा, विटामिन डी, और शुरू में जो दवा ले रहे हैं उसको लेंगे तो हम मधुमेह मुक्त जीवन जिएंगे। ऐसा मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ। ऐसा भरोसा इसलिए दिलाता हूँ कि हम अपने जीवन काल में, छोटे से जीवन काल में, पिछले 13 साल में 1000, 2000, 5000, 10,000 को नहीं, कई 1000 लोगों को हमने मधुमेह मुक्त जीवन जीने में मदद किया है। और ये उनका विश्वास है, हमारी रिसर्च को आप जाने दें, उनका विश्वास हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको नहीं जानते, पर हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पे हम सारे डायबिटीज वालों को जानते हैं। तो जो लोग फ्री होते हैं उनके जो विश्वास होता है वो विश्वास मेरे पास आता है, और वो विश्वास मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ कि हम मधुमेह मुक्त जीवन जिएंगे। तो आप लोगों से मेरा आग्रह है कि हमारी बातों को समझें, आत्मसात करें, और बिना रुके, बिना झुके, बिना ठहरे। आप देखें कि अभी करीब करीब 86 लोग हैं, पर शुरू में 100 लोग थे। हर मेरा बार बार वेबिनार में मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि एक एक सज्जन कम से कम 100 डायबिटीज पेशेंट को चुने कि हमें 100 डायबिटीज पे काम करना है, और उनके साथ जाएं, उनसे मिले, हमारे वीडियो को आप सुनाएं। आपको जो भी मार्गदर्शन का हमने ग्रुप बना के रखा है, आज के दिन में हमारे डायबिटिक एडवाइजर हैं, आपको जब भी हमारी जरूरत होगी, आप जिस समय चाहेंगे, शायद उस समय मैं आपको सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, पर 2 घंटा पहले, 2 घंटा बाद, 4 घंटा पहले, 4 घंटा पहले हम आपको सपोर्ट जरूर करेंगे। पर कम से कम 100 डायबिटीज पेशेंट को आइडेंटिफाई कीजिए। 100 into 100 हम कम से कम 10,000 लोगों तक पहुंचेंगे। हालांकि धीरे धीरे करके इस संख्या को हम बढ़ाएंगे, और हमारा मकसद है कि 1000, 10,000 नहीं, घर घर और जन जन तक नीडी डायबिटिक्स के पास पहुंचे, उन्हें मधुमेह मुक्त और स्वस्थ जीवन जीने में हम मदद करें। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू। हम अपने होस्ट से आग्रह करेंगे कि हमें जो डायबिटीज पे चर्चा करना था कि हम कैसे मधुमेह मुक्त जीवन जी सकते हैं, या मधुमेह होता क्या है, EMR को कैसे सेवन करना है, किन किन परिस्थिति में EMR को हम ज्यादा सेवन करेंगे, हमने एक विनम्रता पूर्वक समझाने का प्रयास किया है। और टाइम करीब करीब 9:15 होने जा रहा है। हम अपने होस्ट से आग्रह करेंगे कि यहाँ से मंच का संचालन करें, पर इसके पहले कि आप संचालन करें, पुनः अपने परिवार के सारे सदस्यों को मैं नमन करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि ये आप हैं जिनके कारण हम अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचा पा रहे हैं। संकल्प एक चीज होता है, और सिद्धि तक, संकल्प से बड़ा सिद्धि होता है। तो आप देखेंगे कि हम संकल्प से जो सिद्धि की यात्रा कर रहे हैं, वो केवल और केवल, केवल और केवल बहुत ही खुले मन से, खुले विचार से मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि आप लोगों के कारण मैं कर रहा हूं। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप भी समर्पित भाव से, जैसा मैं बताया कि कम से कम 100 डायबिटिक पेशेंट को आइडेंटिफाई कीजिए और 100 तक आप पहुंचे। आपके साथ में हूँ। आप लोगों ने अपना समय निकाला, हमारी बातों को समझने का प्रयास किया, हमारी बातों को आत्मसात करने का प्रयास किया, और हमारे आग्रह को स्वीकार करने का प्रयास करेंगे कि कम से कम हम 100 डायबिटिक पेशेंट पे पहुंचेंगे। इसके लिए पुनः हृदय से आभार। थैंक्स अ लॉट। कल्पामित मैनेजमेंट को हृदय से आभार। गॉड ब्लेस अस एंड लेट्स लिव हेल्दी लाइफ एंड डायबिटीज फ्री लाइफ। और एक हम जो अभियान चला रहे हैं, मधुमेह मुक्त समाज का जो अभियान है, इसे आने वाले समय में सामूहिक प्रयास से हमें इसे क्रांति में बदलना चाहिए, जन क्रांति में।
मधुमेह मुक्त सामाजिक अभियान की जगह होना चाहिए मधुमेह मुक्त जन क्रांति। जन क्रांति का मतलब जब लोग इसको अपने मन से चर्चा करें कि हाँ इस अभियान से हमें जुड़ना है, तो उसको जन क्रांति कहते हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है, जब हमने अभियान का शुरू किया था तो बहुत सारे लोग हंस रहे थे, बहुत सारे लोग हमारी आलोचना करते थे कि ये संभव नहीं है, पर आप देखिए कि वहां से हमने यहाँ तक का सफर किया है। तो मेरे मन में पूरा विश्वास है, और विशेषकर आप लोग जब से सहयोग देना शुरू किए हैं, कि ये अभियान जल्द से जल्द जन क्रांति का रूप लेगा। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू। जी सर। सॉरी सर, आज इस प्रोग्राम के बाद तो सच में मेरे पास तो शब्द ही नहीं बचते हैं कि मैं आपकी तारीफ में कौन से शब्द इस्तेमाल करूं सर। वाकई सर, धन्यवाद तो शब्द आपके लिए बहुत छोटी बात हो जाएगी, क्योंकि इतने आसान शब्दों में, इतने सरल शब्दों में आपने समझाया है डायबिटीज के बारे में कि कोई छोटा बच्चा भी हो आज इस मीटिंग में हो तो शायद वो भी आसानी से समझ सकता है। क्योंकि जैसा कि आपसे मैं शुरुआत में ही आप सभी से बात कर रही थी साथियों, कि डायबिटीज को लोगों ने बहुत भयंकर बीमारी प्रेजेंट कर रखी है। मैंने शुरुआत में एक बात कहा था कि गलती हमारी नहीं है, गलती हमारे वातावरण की है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उस बात को जाकर के बिठा दिया गया है। अब उसी चीज को हम सही कर रहे हैं हमारे आर के सिंह सर जी के माध्यम से। इनके मार्गदर्शन में लोग डायबिटीज फ्री लाइफ जी पाए, अपने मनपसंद चीजें वो खा सकते हैं। क्योंकि कोई भी सेलिब्रेशन होता है, कहीं पर हम ओकेजन में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तो शुरुआत ही मीठे से होती है और व्यक्ति कहता ना ना हम मीठा नहीं खाएंगे क्योंकि हमें डायबिटीज है। एक एक शब्द को सर ने बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। अब आज यहाँ पर जितने भी साथी उपस्थित हैं, मुझे नहीं लगता है कि डायबिटीज को लेकर के उनके मन में जो सवाल था, जो संदेह था, वो दूर ना हुआ हो। क्योंकि मैंने अभी बताया ना सर ने बहुत आसान शब्दों में बात की है, और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने जो भी सर ने बताया है उस डायरी में आपने मेंटेन भी किया होगा, आपने उसको नोट भी किया होगा। बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि सर ने जो भी बातें आज बताई है हम लोगों को डायबिटीज से रिलेटेड, उन सभी के बारे में आप सभी, अगर देखा जाए उसमें मैं भी आती हूँ, अगर उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें या उसको फॉलो करें तो हमारी 90% प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। जैसा कि सर बता रहे थे कि जब तक हम चीजों को समझते नहीं है, ईएमआर के बारे में उन्होंने बताया, हमें क्या खाना चाहिए, फल हमें कौन से लेने चाहिए, कौन से फाइबर का हमें यूज करना चाहिए, उन्होंने हमें एक एक चीज के बारे में बताया है। व्यक्ति सोचता है कि हमने दवाई ले ली, हमारा 100% काम यहाँ पर हो गया। ऐसा नहीं है साथियों, क्योंकि 50% दवाई काम करेगी, 50% जो आज सर ने बताया है वो काम करेगा। क्योंकि आपकी एक्टिविटी बहुत सारी बीमारियों को कवर अप करने में योगदान निभाता है। दवाई तो काम करेगी लेकिन एक्टिविटी भी जरूरी है। तो वाकई में सर, मेरे पास सच में शब्द नहीं है सर कि आज मैं आपका कौन से शब्दों में धन्यवाद करूं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बहुमूल्य समय होता है कि जिस मिशन को लेकर के, जिस अभियान को लेकर हम सभी डायबिटिक एडवाइजर आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं, ये हमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम करता है फील्ड के अंदर। यहाँ पर लोगों के मन में सवाल होता है कि कभी डायबिटीज ठीक नहीं होती, तो हम सभी के माध्यम से, क्योंकि सर ने कहा कि हम सभी से एक एक करके बात नहीं कर सकते, तो हम अपने माध्यम से जो सर ने बताया है उनकी बात को हम आगे तक पहुंचाएं। तो मैं वापस से पूरे कल्पामित परिवार की तरफ से हमारे आदरणीय डॉक्टर आर के सिंह सर जी का धन्यवाद करना चाहूंगी। और आज जितने भी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उन सभी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने कीमती समय निकाला है। और मुझे उम्मीद है कि इस मिशन को बहुत दिल से और अच्छे तरीके से आप उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। साथियों, मिलते हैं कल्पामृत सक्सेस एकेडमी के एक नए सेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय कल्पामृत। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस।